हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पुष्पीय पादपों में यानी आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के पार्ट फर्स्ट में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पादप जगत की बात की थी। हमने आवृत बीजियों के एंजियोस्पर्म्स के सामान्य लक्षण देख लिए थे और मैंने आपसे कहा था कि ये जो नया चैप्टर है ये 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है पादपों में जनन। तो अब हम आवृत बीजियों में जनन संरचना की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख चुके थे बच्चों, हमें यह पता है कि आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स में, है ना बच्चों, आवृत बीजियों में या एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास लैंगिक संरचना क्या होती है? पुष्प या जिसे हम कहते हैं फ्लावर। ठीक है, तो हमारे पास आवृत बीजियों में जो लैंगिक संरचना है वो क्या होती है? पुष्प। और इस पुष्प में हमारे पास नर जनन संरचना को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम यानी पुमंग कहते हैं। और एंड्रोशियम किससे बना होता है? स्टेमेन से। स्टेमेन्स जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक है ना भाई। और इस पुष्प में हमारे पास मादा जनन संरचना भी होगी। पुष्पों की जो मादा जनन संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम या जायांग कहते हैं। और जायांग या जो गाइनोशियम है वो किससे बनी होती है बच्चों? वो बनी होती है पिस्टिल या कार्पल, जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आवृत बीजियों में जो लैंगिक संरचना है वो तो है पुष्प या फ्लावर की लैंगिक संरचना है। उसमें नर जनन संरचना एंड्रोशियम है जो स्टेमेन्स या पुंकेसर से बनी होती है, और मादा जनन संरचना गाइनोशियम या जायांग है जो पिस्टिल या कार्पल से बनी होती है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? नर जनन संरचना की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई? नर जनन संरचना की। ठीक है, तो नर जनन संरचना में हमको इतना तो मालूम चल गया, तो हम लोग यहां पर किसकी बात करेंगे? सबसे पहले स्टेमेन्स की। ठीक है, और स्टेमेन्स जिसे अपन हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, अब स्टेमेन की संरचना हमने देखी थी। स्टेमेन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, इसमें ये संरचना जो ऊपर है इसे अपन कहते हैं एंथर। ये आपके पास होती है कनेक्टिव, जिसे हम कहते हैं संयोजी। और ये आपके पास होता है तंतु, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है ना भाई। तो नर जनन संरचना में एक स्टेमेन की संरचना हमने देखी है जो 3 चीजों से मिलकर बनी है। एंथर, एंथर को हम किस नाम से जानते हैं? परागकोश। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो नर जनन संरचना स्टेमेन्स हैं। इसमें भी प्रमुख संरचना कौन सी होती है? ये एंथर, क्योंकि इस एंथर या परागकोश के भीतर ही परागकण बनेंगे या लघु बीजाणु बनेंगे, है ना। तो नर जनन संरचना में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? एंथर की बात करेंगे। अब देखो बच्चों, जब हम इस एंथर या परागकोश की बात करते हैं तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने पिंड पाली हैं? 2 पाली या 2 पिंड हैं, यानी ये बायलोब्ड है। तो आप सबसे पहले अपन किसकी संरचना की बात करेंगे? एंथर की संरचना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथर की। एंथर को हम हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसको हम कह सकते हैं
लघु बीजाणुधानी। ठीक है, इसके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, इसलिए इसको लघु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं एंथर को। अब सबसे पहले अपन ने बात की कि एंथर जो है, इस संरचना में हम देखें तो एंथर में क्या है भाई, एंथर में दो पिंड पाए जाते हैं, यानी दो लोब्स, दो पाली पाई जाती हैं। तो पहला लक्षण तो आपको पता होना चाहिए, एंथर जो है तो आवृत बीजियों में या एंजियोस्पर्म्स में जो एंथर है वो बायलोब्ड, जिसको हम कहते हैं द्विपाली, बायलोब्ड एवं डायथेकस होता है। ठीक है ना। तो आपके पास आवृत बीजियों में ये जो एंथर की संरचना अपन ने बनाई है, ये एंथर आपके पास इस प्रकार होगा। ठीक है ना। ये आपके पास जो एंथर है, इसमें कितनी पाली या कितने पिंड या कितने लोब्स हैं? दो लोब्स हैं। ठीक है। अब प्रत्येक पाली के अंदर, यानी प्रत्येक लोब के अंदर बच्चों, प्रत्येक लोब के अंदर आपको दो परागकोश मिलेंगे। प्रत्येक पिंड के अंदर या लोब के अंदर आपको कितने? दो क्या मिलेंगे? परागकोश। इसे हम कहते हैं पोलन सैक या परागकोश। तो कितने पिंड हैं बच्चों? दो पिंड हैं, यानी दो पाली हैं। हर एक पाली में, हर एक लोब के अंदर दो परागकोश हैं। तो दो यहां पर, दो यहां पर, कुल कितने हो गए? चार। इसीलिए इसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। तो क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से यहां पर, तो प्रत्येक लोब में दो क्या हैं? परागकोश उपस्थित है ना भाई। प्रत्येक लोब में क्या उपस्थित है? परागकोश। इस परागकोश को ही आप माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हो। सब एक ही चीज है बच्चों। आप परागकोश, एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया सब एक ही मतलब है। तो एक लोब में कितने परागकोश हैं? दो। दूसरे में भी कितने हैं? दो। तो कुल कितने परागकोश हो गए? चार। अतः हम एंथर को क्या कह सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। अतः हम क्या कहते हैं बच्चों? एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब चार। चार क्यों? दो पिंड हैं, दो पाली है, बाइलोब्ड है। हर एक पाली में, हर एक लोब में दो परागकोश हैं। तो दो यहां पर, दूसरे लोब में दो यहां पर, कुल कितने हो गए? चार। इसलिए एंथर को हम क्या कह सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। तो किसकी बात हो रही है? सबसे पहले आवृत बीजियों में अपन एंथर की बात कर रहे थे, संयोजी और तंतु की बात नहीं कर रहे, वो बाद में। ये एंथर की संरचना है। एंथर क्या है? बायलोब्ड है, डायथेकस है। ठीक है, बायलोब्ड कहो, डायथेकस कहो, एक ही मतलब है। और हर एक लोब में दो परागकोश हैं। तो कुल कितने परागकोश या स्पोरेंजिया हो गए? चार। इसलिए एंथर को अपन ने क्या कह दिया? टेट्रास्पोरेंजिएट कह दिया। ठीक है। अब इस टेट्रास्पोरेंजिएट को, इस एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट को मैं तिरछा काटूं, है ना बच्चों। इस मैं एंथर की संरचना को समझने के लिए यदि मैं इसको ऐसे तिरछा काटूं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटूं, तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार की संरचना आएगी, है ना भाई। हमने एंथर को तिरछा काटा है भाई। ये हमारे पास तिरछा टीएस है एंथर का, ट्रांसवर्स सेक्शन। टीएस का मतलब अनुप्रस्थीय सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको टेढ़ा काटा है।
ठीक है, तो ये अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले एंथर के भित्ति की संरचना पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम भाई, एंथर की भित्ति की बात करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले एंथर की भित्ति की बात करेंगे। ठीक है, तो एंथर की भित्ति में आपको याद रखना है कितनी परत होंगी, 4 परत होंगी बच्चों। ये जो सबसे बाह्य परत है, ये एंथर की भित्ति है, जो सबसे बाह्य परत है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसे हम क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। इसमें द्विगुणित कोशिकाओं का समूह होगा। फिर एपिडर्मिस के नीचे आ जाओ, थोड़ा नीचे की तरफ अंदर। एपिडर्मिस के अंदर आओ, तो एपिडर्मिस के अंदर की तरफ दूसरी परत पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोथीसियम। इसमें भी द्विगुणित कोशिकाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद अंदर 2 से 3 परत, हां, ठीक है। फिर नीचे तीसरी आती है आपके पास मध्य परतें या मिडिल लेयर्स। ये भी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। और सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत जो है वो होती है टेपिटम की। ठीक है, तो हम सबसे पहले भाई एंथर की संरचना है। हमने कहा एंथर में 2 पालियां, 2 पिंड होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। हर एक लोब के अंदर 2-2 परागकोश हैं, तो कुल कितने परागकोश हो गए, 4। अब मैंने इस एंथर को समझने के लिए इसको तिरछा काट दिया, इसको बीच में से टेढ़ा यानी ट्रांसफर सेक्शन इसका काट दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद मैं सबसे पहले एंथर की भित्ति बोल रहा हूं, जो एंथर की कवर है या भित्ति है उसकी बात कर रहा हूं। तो एंथर की भित्ति में कितनी परत है अपने पास, 4 प्रकार की परत है। सबसे बाह्य परत जो है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के भीतर की तरफ जो परत है वो एंडोथीसियम है। ठीक है, एंडोथीसियम के अंदर 2 से 3 परत क्या है, मिडिल लेयर्स। और ये तीनों परत जो हैं, है ना, ये जो तीनों परत हैं, ये तीनों परत मिलकर एंथर को सुरक्षा देंगी। भित्ति है, भित्ति की परत है, तो सब मिलकर क्या करेंगी, सुरक्षा प्रदान करेंगी। ठीक है, तो अब देखें एक एक करके लिखें पहले तो एंथर के भित्ति की बात हो रही है। तो एंथर की भित्ति में पहला संरचना तो आ गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो है सबसे बाह्य परत। सबसे बाह्य परत क्या है आपके पास, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आती है एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के बाद क्या आती है बच्चों, एंडोथीसियम। यह एपिडर्मिस के भीतर पाई जाती है और इसमें सेल्यूलोज के स्थूलन होते हैं। इसमें सेल्यूलोज के स्थूलन, स्थूलन का मतलब है मोटाई, थिकनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये जगह जगह पर क्या होती है, मोटी। और मोटी किस कारण होती है, सेल्यूलोज के इसमें क्या मिलते हैं,
थिकनिंग्स या स्थूलन पाए जाते हैं, इसलिए भित्ति मोटी होगी। और तीसरी परत क्या होती है? मिडिल लेयर्स। ये 2 से 3 परत जो एंडोथीसियम के भीतर पाई जाती है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? एंथर की भित्ति की। एंथर की भित्ति में मैंने 3 प्रकार की परत देखी है। 3 प्रकार की परत मतलब सबसे बाह्य परत कौन सी हो गई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, ये मोटी परत है। मोटाई किस कारण है? सेल्यूलोज के स्थूलन के कारण। और उसके अंदर 2 से 3 परत है, वो एंडोथीसियम की है। यह सभी क्या करती हैं? सम्मिलित होकर। ठीक है, यह सभी परत जो हैं वो यह सभी सम्मिलित होकर क्या करती हैं? सभी सम्मिलित होकर सुरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो यह सभी क्या करती हैं? सम्मिलित होकर सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ठीक है, अभी क्या नहीं देखा? हां, ये 3 परत तो देख ली अपन ने, आसान थी। भित्ति में बाहर एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? टेपिटम। सबसे आंतरिक परत कौन सी है? टेपिटम। ये विशेष है। तो अब नेक्स्ट में क्या देखें? चौथी जिसे हम कहते हैं टेपिटम। ठीक है, तो टेपिटम जो है वो हमारे पास सबसे आंतरिक परत है। तो सबसे आंतरिक परत जो है वो क्या होती है? टेपिटम। अब ये सुरक्षा नहीं देती। सबसे पहले टेपिटम का लक्षण सुनो, ध्यान दो। मैंने यहां पर जब ये संरचना बनाई है बच्चों एंथर की, तो मैंने आपसे कहा एपिडर्मिस में सब द्विगुणित कोशिकाएं हैं, एंडोथीसियम में सारी द्विगुणित कोशिकाएं हैं, मध्य पट्टिका में सब द्विगुणित कोशिकाएं हैं। टेपिटम में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि टेपिटम में द्विगुणित कोशिकाएं नहीं होती। टेपिटम में बहुगुणिता, हां, टेपिटम की कोशिकाएं बहुगुणिता दर्शाती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं। ठीक है, तो विशेष लक्षण टेपिटम के बारे में, पहला विशेष लक्षण, तो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं, टेपिटम की कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय होती हैं, है ना? बहुकेंद्रकीय मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब भी बता रखा है मैंने, सिनोसाइटिक। तो टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकीय हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एवं बहुगुणिता दर्शाती हैं। बहुगुणिता का मतलब पॉलीप्लॉइडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। एंथर की कितनी भित्ति है? 4 भित्ति हैं। एंथर में 4 प्रकार की। सबसे बाह्य तो है एपिडर्मिस, उसके नीचे थोड़ी मोटी है एंडोथीसियम, उसके अंदर 2 से 3 परत हैं, मध्य परतें। ये सब मिलकर सुरक्षा प्रदान कर रही हैं और सब में कोशिकाएं द्विगुणित हैं। जो सबसे भीतर की परत है एंथर की, सबसे भीतर की या सबसे आंतरिक परत है, वो है टेपिटम। टेपिटम का पहला लक्षण तो है कि ये बहुकेंद्रकीय कोशिकाओं से बनी है, जिसमें बहुगुणिता देखी जाती है। ये सामान्य कोशिकाओं से नहीं बनी हुई। और दूसरा कार्य, ठीक है, तो दूसरा क्या है भाई? टेपिटम का कार्य। अब टेपिटम को हम नर्स टिश्यू कहते हैं। नर्स टिश्यू किसे कहते थे? जो पोषण देती थी। तो एंथर के भीतर क्या होगा? एंथर के भीतर परागकण, लघु बीजाणु बनेंगे। तो जो परागकण बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, उनको पोषण कौन प्रदान करेगा? टेपिटम।
तो टेपिटम का पहला कार्य तो है कि ये एक नर्व टिश्यू है, यानी पोषण में कार्य करती है। किसको पोषण प्रदान करेगी? लघु बीजाणु को। तो ये क्या करती है भाई? लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। हां, लघु बीजाणु बनेंगे जब, तो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम किसका है? टेपिटम का। ये तो पहला काम। फिर दूसरा, अब देखो बच्चों, टेपिटम है ना, दो प्रकार की होती है, एक अमीबॉइड होती है और एक स्त्रावी होती है। ठीक है, दो प्रकार की टेपिटम होती है, स्त्रावी और अमीबॉइड, बट वो जरूरी नहीं है। आपको याद रखना है, जो स्त्रावी प्रकार की टेपिटम है वो दो और काम करेगी। तो स्त्रावी टेपिटम जो है ना, वो प्रोयूबिश बॉडीज का निर्माण करती है। जो स्पोरोपोलेनिन बनाता है। ठीक है, अब ये नई चीज है भाई। ठीक है, इस पे अभी आऊंगा मैं, क्या है। और तीसरा कार्य है पोलन किट का स्त्रावन। तेल रूपी चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई? टेपिटम के बारे में सबसे विशेष लक्षण क्या याद रखना है? सबसे पहले टेपिटम के बारे में तीन चीजें याद रखना। एंथर की भित्ति है, एंथर की भित्ति में सबसे आंतरिक परत जो है टेपिटम में, एंथर की भित्ति की सबसे भीतर वाली परत कौन सी है? टेपिटम। टेपिटम में जो कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकीय होंगी और बहुगुणिता दर्शाएंगी। कैसी होंगी कोशिकाएं? बहुकेंद्रकीय, और क्या दर्शाएंगी? बहुगुणिता। फिर काम क्या करेगा? तो एनसीईआरटी में तो एक ही काम दे रखा है। एनसीईआरटी में उसको नर्व टिश्यू कहा है, और ये टेपिटम की कोशिकाएं पोषण किसको प्रदान करेंगी? लघु बीजाणु को, जो बन रहा है। तो एनसीईआरटी में तो एक ही काम दे रखा है, लेकिन आपको दो और याद रखने हैं। जो स्त्रावी प्रकार की टेपिटम है, ये प्रोयूबिश बॉडीज का निर्माण करेगी। किसका निर्माण? प्रोयूबिश बॉडीज का निर्माण है, जो स्पोरोपोलेनिन बनाएगा। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है सर? जब लघु बीजाणु बनाएंगे ना, तो लघु बीजाणु की जो बाहर की भित्ति होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। तो लघु बीजाणु के बाहर की जो भित्ति है स्पोरोपोलेनिन, वो भी कौन बनाएगा? टेपिटम से बनेगी। और टेपिटम एक तेल रूपी चिपचिपे पदार्थ पोलन किट का भी स्त्रावन करेगी। पोलन किट से क्या होते हैं? जो ये परागकण है ना बच्चों, ये चिपचिपे हो जाते हैं। और परागकण चिपचिपे हो जाते हैं तो हां, जब कीट या पक्षियां जब इन पर परागन करती हैं तो उनको पैरों में चिपक जाते हैं, और पक्षी या कीटों के पैरों में चिपक जाएंगे तो परागन में बहुत आसानी होगी, पॉलिनेशन में आसानी होती है। ठीक है, तो क्या है टेपिटम के तीन कार्य? सबसे प्रमुख कार्य है पोषण। पोषण है, इसलिए इसको नर्व टिश्यू कहेंगे। जो भी पोषण प्रदान करने वाले टिश्यूज होते हैं उनको हम नर्व टिश्यू कहते हैं। तो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करेगी, ये तो प्रमुख कार्य है। दूसरा, ये प्रोयूबिश बॉडीज का निर्माण करेंगी, जो स्पोरोपोलेनिन बनाएगा। स्पोरोपोलेनिन अभी आगे पढ़ेंगे, लघु बीजाणु की बाहर की भित्ति है। और तीसरा, परागकणों को चिपचिपा बनाते हैं। परागकणों को चिपचिपा कैसे बनाते हैं? एक तेल रूपी पोलन किट का स्त्रावन करेंगे। चिपचिपे परागकण हो जाएंगे तो कीट या पक्षियों के पैरों पे चिपक जाएंगे और परागन में या पॉलिनेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो ये तीनों कार्य किसके हो गए भाई? टेपिटम के हो गए। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया भाई? हमने एंथर की भित्ति की संरचना देख रहे थे। ठीक है, हमने क्या देख लिया? एंथर के भित्ति की संरचना देख ली, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम।
अब अंदर क्या है भाई, है ना। अब ये अंदर क्या है, ये यहां पर कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, ये जो अब अंदर की संरचनाएं हैं, इन अंदर की संरचनाओं में पैरेन्काइमा कोशिकाएं होंगी। कौन सी प्रकार की कोशिकाएं हैं? पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह होता है। और इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या नाम से जानते हैं? इन्हीं को हम स्पोरोजिनस उत्तक कहेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस उत्तक। क्या कहेंगे भाई? स्पोरोजिनस उत्तक। तो भित्ति की हमने एंथर की भित्ति तो देख ली, भित्ति में 4 प्रकार की परत देख ली। अब भित्ति के बाद अंदर क्या है? एंथर के भीतर क्या मिलेगा? तो एंथर के भीतर पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम स्पोरोजिनस उत्तक कहते हैं। इनमें सब कौन सी कोशिकाएं हैं? 2n। तो अंदर क्या हो गया भाई? ये तो टेपिटम का काम देख लिया। फिर तो एंथर यानी अब पराकोश के भीतर, है ना, हम बात कर रहे हैं पराकोश के भीतर। एंथर या पराकोश के भीतर पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह होगा। पैरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह स्पोरोजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कौन सी कोशिकाएं हैं भाई? 2n। तो एंथर की भित्ति अपन ने देख ली। एंथर की भित्ति में 4 प्रकार की परत थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। इसमें याद कौन सी रखनी है? टेपिटम। सबसे काम की कौन सी है? सबसे विचित्र विशिष्ट कौन सी है? टेपिटम। सबसे आंतरिक परत हो गई, बहुकेंद्र की और बहुगुणिता है, पोषण में काम करेगी, प्रोयूबिश बॉडीज बनाएगी और चिपचिपा बनाएगी परागकणों को। अब इसके भीतर, परागकोश के भीतर क्या उनसे मिलेंगी? पैरेन्काइमा कोशिकाएं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजिनस उत्तक। अब काम क्या करना है भाई? ये एंथर है, करेगा क्या? नर लैंगिक संरचना है, ये एंथर नर लैंगिक संरचना है, तो अंदर क्या बनेंगे? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर बनाने हैं। अंदर बनाने क्या हैं? लघु बीजाणु बनाने हैं। तो लघु बीजाणु किन से बनेंगे? इन स्पोरोजिनस उत्तक से। और लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को, है ना, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे भाई? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो अब कौन सी प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम? लघु बीजाणु जनन, या जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया। तो लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। अब कैसे होगा? तो सबसे पहले लघु बीजाणु जनन एंथर के अंदर होगा। एंथर के भीतर कौन से कोशिकाएं हैं? स्पोरोजिनस उत्तक। तो स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका है, स्पोरोजिनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका जो है ना, उसमें मियोसिस दर्शाने की क्षमता है। मतलब स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका जो है, वो पराग माता कोशिका के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, तो कैसे शुरुआत होगी भाई? ये जो स्पोरोजिनस उत्तक है, स्पोरोजिनस उत्तक
कि प्रत्येक कोशिका किसके रूप में काम कर सकती है? पराग माता कोशिका यानी पीएमसी कहते हैं, पोलन मदर सेल। और क्योंकि ये मियोसिस दर्शाएगी इसलिए इसको मियोसाइट भी कह सकते हैं। तो स्पोरोजिनस उत्तक की प्रत्येक कोशिका पोलन मदर सेल यानी पराग माता कोशिका या मियोसाइट के रूप में कार्य कर सकती है, कोई भी कोशिका, है ना। तो स्पोरोजिनस उत्तक है, स्पोरोजिनस उत्तक में सब 2n कोशिकाएं हैं, द्विगुणित। तो स्पोरोजिनस उत्तक की जो प्रत्येक कोशिका है वो पराग माता कोशिका यानी पोलन मदर सेल या मियोसाइट के रूप में कार्य कर सकती है और करेगी भी। तो अब क्या होगा? पराग माता कोशिका ले लो, ये रही, कोई भी कोशिका है वो किसके रूप में काम कर रही है? पराग माता कोशिका, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल है या इसको कह दो मियोसाइट। तो ये क्या दर्शाएगी? याद करो सेल डिवीजन, मियोसिस 1, मियोसिस 1 से गुण सूत्रों की संख्या आधी हो गई, n और n, और फिर क्या हो गया? मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड से ये आपके पास क्या बन गए? 4 अगुणित लघु बीजाणु, जिसको आप कह सकते हो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, है ना। तो क्या हुआ भाई? हम एंथर की बात कर रहे हैं। एंथर के भीतर लघु बीजाणु का निर्माण करना है। एंथर के भीतर किसका निर्माण करना है? लघु बीजाणु का। तो लघु बीजाणु के निर्माण में कौन सी कोशिकाएं काम करेंगी? लघु बीजाणु के निर्माण में ये स्पोरोजिनस उत्तक की कोशिकाएं काम करेंगी। स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका, प्रत्येक कोशिका पीएमसी, पराग माता कोशिका या मियोसाइट के रूप में काम करेगी। तो वो मियोसाइट के रूप में काम करेगी तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दर्शाएगी और उससे 4 अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 अगुणित लघु बीजाणु। अब ये जो 4 अगुणित लघु बीजाणु बने हैं ये चारों एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे। हां, चारों अलग अलग नहीं होते, ये चारों एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। किस रूप में? टेट्राएड। तो क्या है भाई नेक्स्ट में? यह चारों लघु बीजाणु टेट्राएड के रूप में उपस्थित, ठीक है ना। टेट्राएड के रूप में उपस्थित हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। ये 4 आपके पास है और ये चारों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, चारों एक दूसरे के साथ टेट्राएड के रूप में उपस्थित हैं। मतलब कोई तो ऐसी चीज है जो चारों को जोड़ के रख रही है बच्चों। तो चारों को चिपका के रखने वाली संरचना ये चारों को चिपका के रखने वाली संरचना है, ये होती है कैलोस भित्ति। ठीक है, ये जो कैलोस भित्ति है, ये कैलोस भित्ति इन चारों लघु बीजाणु को, चारों माइक्रोस्पोर को क्या करके रखती है भाई? जोड़ के रखती है ना। तो आपके पास क्या हुआ? एक पोलन मदर सेल है, एक पोलन मदर सेल मियोसिस करेगी, मियोसिस से 4 अगुणित लघु बीजाणु हैं। तो मान लो एंथर के अंदर
एंथर के अंदर 200 पराग माता कोशिका है। 200 पराग माता कोशिका है तो कितने सारे लघु बीजाणु बनेंगे? 800 लघु बीजाणु बनेंगे। ये सब लघु बीजाणु अष्टक मतलब टेट्राएड के रूप में, चतुर्थ के रूप में या टेट्राएड के रूप में जुड़े रहेंगे। और टेट्राएड के रूप में उन्हें कौन जोड़ के रखता है? कैलोस भित्ति है, वो इन चारों को जोड़ के रखती है। ठीक है, तो कैलोस भित्ति जो है, ठीक है बच्चों, कैलोस एक रासायनिक पदार्थ है जो इनको जोड़ के रखता है। तो कैलोस भित्ति के द्वारा चारों लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो कैलोस भित्ति के द्वारा चारों लघु बीजाणु जो हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास पराग माता कोशिका है, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 अगुणित लघु बीजाणु बने और चारों लघु बीजाणु किस रूप में जुड़े हुए हैं? टेट्राएड के रूप में जुड़े हुए हैं। अब ये टेट्राएड जो है ना बच्चों, ये भी 2 प्रकार का होता है। हां, या तो ये टेट्राहीड्रल होगा और या ये आइसोबाइलैटरल होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राएड है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राएड यानी ये लघु बीजाणु का जो 4 लघु बीजाणु जुड़े हुए हैं टेट्राएड, ये 2 तरह का हो सकता है। हां, एक तो ऐसा टेट्राहीड्रल, या बनाते हो सॉलिड स्टेट में टेट्राहीड्रल, ये 3 लघु बीजाणु एक प्लेन में हैं, चौथा पीछे की तरफ होगा। ये होता है द्विबीजपत्री या डाइकॉट्स में। द्विबीजपत्री जो एंजियोस्पर्म्स होंगे ना बच्चों, डाइकॉट्स में माइक्रोस्पोर टेट्राएड कैसा होगा? टेट्राहीड्रल के रूप में। और ये जो अभी अपन ने बनाया था कि ये चारों माइक्रोस्पोर एक साथ ऐसे जुड़े हों एक ही प्लेन में, तो इसे हम सम द्विपार्श्व कहते हैं, आइसोबाइलैटरल। ये किस में होता है? मोनोकॉट्स में। ठीक है, तो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर टेट्राएड की बात हो रही है। माइक्रोस्पोर टेट्राएड जो बना अपन ने, ये 4 माइक्रोस्पोर, 4 लघु बीजाणु बनाए, वो चारों लघु बीजाणु एक दूसरे से चिपके रहेंगे कैलोस भित्ति के द्वारा, तो वो टेट्राहीड्रल के आकार में जुड़े रहते हैं डाइकॉट्स में, और सम द्विपार्श्व के रूप में जुड़े रहते हैं मोनोकॉट्स के अंदर। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? माइक्रोस्पोर। अब ये लघु बीजाणु बन तो गए बच्चों, है ना, अपन ने क्या बना दिया? लघु बीजाणु का निर्माण कर दिया। अभी तो लघु बीजाणु क्या है? चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे परिपक्वन होगा, आगे जैसे जैसे एंथर का परिपक्वन होगा, वैसे वैसे एक कैलेस एंजाइम बनेगी, और कैलेस एंजाइम जो है वो इस कैलोस परत को घोल देगी। जैसे जैसे अब एंथर का परिपक्वन होगा, वैसे वैसे कैलेस नाम की एंजाइम बनेगी, और वो कैलेस एंजाइम इस कैलोस भित्ति को घोल देगी। तो अगर ये कैलोस भित्ति घुल गई बच्चों, ये वाली जो कैलोस भित्ति है, यही तो है ना, ये कैलोस भित्ति है, ये कैलोस भित्ति अगर घुल गई तो चारों लघु बीजाणु, ये टेट्राएड हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। सब लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे जैसे एंथर परिपक्व होता है, वैसे ही लघु बीजाणु टेट्राएड से अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। तो कैसे? कैलेस एंजाइम कैलोस को घोल देती है। ठीक है, कैलेस एंजाइम क्या करती है?
कैलोस की परत को घोल देगी। कैलोस की परत घुल जाएगी तो जो लघु बीजाणु का टेट्राएड था, जो 4 थे, वो सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास अब लघु बीजाणु अलग अलग हो गए। अब जैसे ही लघु बीजाणु अलग अलग हो गए बच्चों, अब हम किसकी संरचना समझ पाएंगे? इस लघु बीजाणु की संरचना। तो अब हम किसकी बात करें? अब लघु बीजाणु की संरचना। ठीक है, लघु बीजाणु की संरचना यानी माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर। अब ये जो लघु बीजाणु की संरचना है, सबसे पहले तो इसकी साइज ध्यान रखनी है। इसकी साइज होती है बच्चों 25 से 50 माइक्रोन्स। ठीक है, छोटे होते हैं। लघु बीजाणु की साइज कितनी होती है? 25 से 50 माइक्रोन्स होती है। अब 25 से 50 माइक्रोन से इसकी संरचना देखें लघु बीजाणु की। तो ये लघु बीजाणु की संरचना है, अगुणित होता है। तो ये लघु बीजाणु में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 भित्ति है। लघु बीजाणु में एक तो बाह्य भित्ति होती है जिसे हम कहते हैं एक्साइन, और एक भीतर भित्ति होती है जिसे कहते हैं इंटाइन। ठीक है, एक लघु बीजाणु की संरचना आपको बता रहा हूं मैं। एक लघु बीजाणु की संरचना है जिसकी साइज है 25 से 50 माइक्रोन्स। लघु बीजाणु अगुणित है ना, मियोसिस से बने हैं, तो ये क्या होंगे? अगुणित। अब इस लघु बीजाणु में एक बाह्य भित्ति है जिसे कहते हैं एक्साइन, और एक अंदर की भित्ति है जिसे कहते हैं इंटाइन। जो बाहर की भित्ति है एक्साइन, हां, बाहर की भित्ति जो एक्साइन है वो एक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन वाली जो भित्ति है वो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, है ना। तो क्या है भाई? एक्साइन और इंटाइन। हम किसकी संरचना की बात कर रहे हैं? लघु बीजाणु की। लघु बीजाणु की संरचना में बाहर की भित्ति क्या कहलाएगी? एक्साइन। अंदर वाली भित्ति क्या कहलाएगी? इंटाइन। बाहर की भित्ति जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी है। हां, कौन सा स्पोरोपोलेनिन? अब आ गई समझ में? स्पोरोपोलेनिन, जो ये प्रोयूबिस्काय, जो टेपिटम बनाएगा। ठीक है, तो एक्साइन किससे बनी है? स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन किससे बनी है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब यदि आपको याद हो बच्चों, जंतुओं में, मानव में, जंतुओं में सबसे हार्डेस्ट पदार्थ कौन सा था? इनेमल, दांतों में जो होता है, दांतों का ये जो सफेद भाग है इनेमल, ये पूरे जंतु जगत में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ठोस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पादपों में सबसे ठोस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। ये स्पोरोपोलेनिन अधिक तापमान पर, दाब पर, अम्ल पर, एंजाइम से अपघटित ही नहीं होता। न इसको कोई एंजाइम अपघटित कर सकती है, न इसे कोई अम्ल, कोई क्षार्य, अधिक तापमान, दाब कोई भी अपघटित नहीं कर सकता। यह पादप जगत का सबसे ठोस पदार्थ होता है। और इसी के कारण जो परागकण होते हैं ना बच्चों, ये इनके जीवाश्म आसानी से मिल जाते हैं। परागकणों के जीवाश्म आसानी से क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन तो उसमें विद्यमान रहता है, वो अपघटित नहीं होता। तो पादप जगत में सबसे हार्डेस्ट पदार्थ, सबसे ठोस पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो लिखे पॉइंट पहले तो लघु बीजाणु की संरचना में। तो पहली चीज तो लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर में, लघु बीजाणु की बाह्य भित्ति एक्साइन तथा आंतरिक भित्ति इंटाइन कहलाती है ना भाई। लघु बीजाणु की बाह्य भित्ति क्या कहलाएगी? एक्साइन, और आंतरिक भित्ति क्या कहलाएगी? इंटाइन।
फिर एक्साइन किससे बनी हुई है? नेक्स्ट पॉइंट, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से निर्मित और इंटाइन सेल्यूलोस और पेक्टिन से निर्मित है ना भाई। तो एक्साइन है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है और इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। ठीक है, अब स्पोरोपोलेनिन के बारे में, पादप जगत का सबसे ठोस पदार्थ है। पादप जगत का सबसे ठोस या हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? स्पोरोपोलेनिन। अम्ल, एंजाइम, अधिक ताप, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पादप जगत का सबसे ठोस या हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन। अब क्या होगा बच्चों, देखो अगर इतना ठोस पदार्थ है, इतना ठोस पदार्थ है तो प्रॉब्लम क्या है? फिर यहां पर जगह जगह, हां, इस एक्साइन में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर यह स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कुछ संरचना बीच में कुछ ऐसे छेद जैसे संरचनाएं होती हैं जहां पर यह स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है, और जहां पर यह स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती उसे हम जनन छिद्र यानी जर्म पोर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जर्म पोर या जनन छिद्र। मतलब जर्म पोर या जनन छिद्र एक्साइन पर वो छेद हैं या वो संरचनाएं हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता। तो यहां पर क्यों नहीं होता? ये छेद क्यों जरूरी हैं? क्योंकि इन्हीं छेद से हम आगे पढ़ेंगे पराग नलिका बनेगी। इसी छेद से क्या निकलेगी? पराग नलिका या पोलन ट्यूब निकलेगी। ठीक है, तो लिखें जर्म पोर के बारे में। ठीक है, तो यहां पर लिखना है नेक्स्ट, एक्साइन पर कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, इन्हें जर्म पोर्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जर्म पोर्स। और यहां से या जर्म पोर से ही पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब विकसित होती है। ठीक है, तो इन जनन छिद्र से ही क्या होती है? पराग नलिका या पोलन ट्यूब विकसित होती है। तो किसकी बात कर ली बच्चों हमने क्या देखा है? हम बात कर रहे थे लघु बीजाणु जनन की। ठीक है, अपन ने लघु बीजाणु बनाया है और लघु बीजाणु की संरचना देखी है। लघु बीजाणु कैसे बनाया अपन ने देखा स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका है, स्पोरोजिनस उत्तक की कोई भी कोशिका पराग माता कोशिका के रूप में काम करेगी। उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस से 4 अगुणित लघु बीजाणु बन जाएंगे। तो मियोसिस से लघु बीजाणु बन गए, लेकिन ये लघु बीजाणु जब बने तो ये चारों एक दूसरे से जुड़े थे, कैलोस की परत में टेट्राएड के रूप में व्यवस्थित थे। फिर द्विबीजपत्रियों में इनका शेप टेट्राहीड्रल होता है, मोनोकॉट्स में आइसोबाइलैटरल होता है। फिर अपन ने देखा कैलोस घुलेगा कैलेस एंजाइम के द्वारा और लघु बीजाणु टेट्राएड से अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो फिर अपन लघु बीजाणु की संरचना पढ़ सकते हैं। लघु बीजाणु की संरचना में अपन ने देखा
दो परत हैं। लघु बीजाणु की संरचना में अपन ने क्या देखा बच्चों, दो भित्ति है। बाहर वाली भित्ति क्या कहलाती है, स्पोरो, बाहर वाली भित्ति एक्साइन कहलाती है, और अंदर वाली भित्ति को क्या कहते हैं, इंटाइन। एक्साइन जो है वो किससे बनी होती है भाई, एक्साइन है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन जो सबसे ठोस पदार्थ है, और जो इंटाइन है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। और जहां जहां पर स्पोरोपोलेनिन या जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता एक्साइन में, उन छेदों को जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। ठीक है, एक बीज पत्रियों में एक ही जनन छिद्र होता है, द्विबीज पत्रियों में 3 होते हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही पराग नलिका काम करती है। ठीक है, आगे बताऊंगा। अब बीजाणु, ये लघु बीजाणु बन तो गए, लेकिन हमको तो लघु बीजाणु तो बना दिए, अब ये लघु बीजाणु ही परागकण बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स। तो अब लघु बीजाणु बन गए, मियोसिस से लघु बीजाणु बन गए, लघु बीजाणु की संरचना अपन ने देख ली। अब लघु बीजाणु का विकास हम देखेंगे। तो अब क्या आएगा भाई, लघु बीजाणु का विकास। लघु बीजाणु का विकास। अब विकास के लिए लघु बीजाणु में विभाजन होगा। अब लघु बीजाणु में बच्चों समसूत्री विभाजन होना चाहिए या अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस या मियोसिस। तो आपको ध्यान रखना है, लघु बीजाणु तो अगुणित है, अगुणित में तो केवल क्या होगा, समसूत्री विभाजन। तो अब लघु बीजाणु में एक समसूत्री विभाजन होगा, और एक समसूत्री विभाजन से क्या बनेगी, 2 कोशिकीय संरचना। तो अब क्या होगा इसमें भाई, इस लघु बीजाणु में एक समसूत्री विभाजन होता है। एक समसूत्री विभाजन मतलब एक माइटोसिस। और लघु बीजाणु में एक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकीय संरचना निर्मित होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, एक समसूत्री विभाजन के कारण 2 कोशिकीय संरचना निर्मित होती है। कैसे, ध्यान से, ये मेरे पास एक लघु बीजाणु है, इसमें एक समसूत्री विभाजन हुआ, और 2 कोशिकाएं बनी। क्या बनी भाई, 2 कोशिका। असमान हुई भाई, एक बड़ी कोशिका बनी है और एक छोटी कोशिका बनी है। ठीक है, तो एक समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से क्या बनी बच्चों, 2 कोशिकीय संरचना बनी है। 2 कोशिकीय संरचना में जो बड़ी कोशिका है, जो बड़ी कोशिका है वो होती है कायिक कोशिका, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी कोशिका है उसे हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है तो दोनों अगुणित ही। तो क्या हो गया भाई आपके पास, हमारे पास लघु बीजाणु के विकास की बात हो रही है। लघु बीजाणु के विकास में एक समसूत्री विभाजन हुआ, एक समसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं की संरचना बनी। 2 कोशिका में बड़ी कोशिका कौन सी है भाई, कायिक कोशिका है, और छोटी कोशिका कौन सी है, जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल है। ठीक है, तो अब इसमें ये छोटी है, ये छोटी है और तरकु आकार की है, यानी स्पिंडल आकार की है। और ये कोशिका, कायिक कोशिका बड़ी है, अधिक कोशिका द्रव्य है।
ठीक है, तो बड़ी अधिक कोशिका द्रव्य वाली कोशिका कौन सी होगी? कायिक कोशिका। और छोटी कोशिका को अपन क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल, है ना। अब इसमें बड़ा केंद्रक, बड़ा असामान्य केंद्रक भी होगा। तो बड़ा असामान्य केंद्रक जिसमें बड़ी अधिक कोशिका द्रव्य है वो कायिक कोशिका है, और छोटी कोशिका कौन सी है? जेनरेटिव सेल। अब ये जो दो कोशिकीय संरचना है, मतलब इस दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही क्या कहोगे? परागकण, है ना। लघु बीज, भाई कंफ्यूजन होता है सर, आप कई बार तो लघु बीजाणु बोल रहे हो, कई बार परागकण बोल रहे हो, पोलन ग्रेन्स। तो क्या फर्क है? लघु बीजाणु बना, लघु बीजाणु में जब एक समसूत्री विभाजन हुआ, जब वो दो कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हुआ, तो इस दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही परागकण कहते हैं। तो यही तो नोट याद रखना है। नोट का मतलब यही है, दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही परागकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। ठीक है, तो दो कोशिकीय लघु बीजाणु, लघु बीजाणु में एक समसूत्री विभाजन हुआ, एक समसूत्री विभाजन से दो कोशिकीय संरचना बनी। दो कोशिकीय संरचना में एक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका है, छोटी कोशिका जेनरेटिव सेल है। और इस दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही हम किस नाम से जानते हैं? परागकण के नाम से जानते हैं। अब 60% आवृत बीजियों में, हां ये बन गया भाई परागकण। 60%, 60% आवृत बीजियों में ये दो कोशिकीय की अवस्था पर ही परागकण का पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पॉलिनेशन होगा ना, तो पॉलिनेशन जब होगा तो परागकण किस अवस्था में होंगे? इस दो कोशिकीय की अवस्था में होंगे, 60% में। तो बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा? बाकी एंजियोस्पर्म्स में ये जेनरेटिव सेल, ये जो सेल है छोटा, ये फिर एक समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बनाएगा। ये जेनरेटिव सेल, इसमें क्या होगा? एक समसूत्री विभाजन फिर होगा और दो नर युग्मक, दो मेल गैमीट्स बनेंगे। तो दो नर युग्मक और एक कायिक कोशिका, मतलब बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में जब परागकण पॉलिनेशन करेगा, परागन करेगा, तो 3 कोशिकीय अवस्था में परागन होगा। कितने में? 3 में। तो क्या है भाई? 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में दो कोशिकीय अवस्था में परागकण का पॉलिनेशन होता है ना। तो ये जो अपन ने दो कोशिकीय अवस्था बनाई, 60% आवृत बीजियों में इस दो कोशिकीय अवस्था में ही, इस दो कोशिकीय अवस्था में ही परागकण का क्या होगा? पॉलिनेशन। और अन्य 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा? में जेनरेटिव सेल विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनाएगा तथा पॉलिनेशन, तीन कोशिकीय
अवस्था पर होगा। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, ये अपन ने वापस देख लो क्या देखा, ये दो कोशी की अवस्था बनी, लघु बीजाणु ने एक समसूत्री विभाजन किया, लघु बीजाणु समसूत्री विभाजन से दो कोशी की अवस्था बनी। ये दो कोशी की अवस्था में या इस दो कोशी के लघु बीजाणु को अपन ने परागकण कह दिया, पोलन ग्रेन। अब इसी अवस्था में 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर पॉलिनेशन के बाद जब वो मादा जनन तंत्र पे, हां, जब वो फीमेल लैंगिक संरचना पर पहुंचेगा ना परागकण, उसके बाद नर युग्मक बनेंगे। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म्स में, उसमें जेनरेटिव सेल पहले ही दो नर युग्मक बना देगा। तो दो नर युग्मक और एक काई कोशिका, कितनी कोशिकाएं हो गई? तीन कोशी की अवस्था पर क्या देखा जाएगा? परागण या पॉलिनेशन देखा जाएगा। इसका मतलब हम इस परागकण या पोलन ग्रेन को ही क्या कहते हैं? ये जो पोलन ग्रेन या परागकण है, इसके अंदर ही तो नर युग्मक होंगे, तो यही क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भेद। परागकण को ही हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भेद या मेल गैमीटोफाइट। और बेहतर रूप से कह सकते हो आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकोद्भेद। आंशिक रूप से विकसित क्यों लिख रहा हूं भाई मैं? आंशिक रूप से विकसित क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अभी ये पूरा विकसित नहीं हुआ है। 60% एंजियोस्पर्म्स में तो ये दो कोशी की अवस्था में ही निकला, तो परागण तो हो गया, फिर आगे जाकर मादा जनन तंत्र पर जाकर इसमें नर युग्मक बनेंगे, तो बाद में जाकर ये पूरा विकसित होगा। 40% एंजियोस्पर्म्स में ही ये तीन कोशी की अवस्था में पहले विकसित होकर फिर पॉलिनेशन दर्शा रहा है। बाकी एंजियोस्पर्म्स में तो ये पूरा विकसित अभी नहीं हुआ है, और पूरा विकसित नहीं हुआ है इसलिए इसको अपन ने क्या कहा है? आंशिक रूप से विकसित नर युग्मकोद्भेद, है ना भाई? तो अपन ने फाइनली क्या बात की है आज? देखो भाई, आज अपन ने बात की कैसे? अपन ने नर लैंगिक अंग की बात की, एंड्रोशियम। किसकी बात की? नर लैंगिक अंग एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में अपन ने देखा किसकी संरचना? स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर किसकी बात की अपन ने? एंथर। एंथर के अंदर अपन ने देखा कौन सी कोशिकाएं हैं एंथर के भीतर? एंथर के भीतर अपन ने बनाए स्पोरोजिनस उत्तक थे स्पोरोजिनस उत्तक। वो स्पोरोजिनस उत्तक में से कोई भी कोशिका पराग माता कोशिका के रूप में काम करेगी। अपन ने देखा पराग माता कोशिका में मियोसिस हुआ, मियोसिस से अपन ने क्या बनाया? लघु बीजाणु। मियोसिस से क्या बनाया भाई? लघु बीजाणु बनाया। फिर लघु बीजाणु से क्या बना? लघु बीजाणु में फिर अपन ने लघु बीजाणु से ही तो परागकण या पोलन ग्रेन बनाए। और परागकण का मतलब है टू सेल्ड माइक्रोस्पोर। दो कोशिकीय लघु बीजाणु को ही क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमने नर लैंगिक संरचना समझी है। ठीक है बच्चों, तो आज तो अपन ने किसकी बात की? नर लैंगिक संरचना की। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मादा लैंगिक संरचना से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।